इमेजिनेशन पे है, उसको रैशनलाइजिंग कहते हैं, बस। ठीक है, सो वी विल बी ओके। रिमेम्बरिंग दैट पार्ट ओनली। और सर एक चीज और थी, वो मैं एल्मनेक देख रहा था, तो उसमें 2008 और 1992 दोनों देख रहा था। उसमें जो 0 to 10 डिग्रीज वाले जहाँ पे था सन का टोटल करेक्शन, वो वहाँ पे चेंज था वैल्यूज में, मतलब 2008 में अलग थी और 1992, ऑब्वियसली। बट लेकिन जो 10 to अगर दूसरा वाला जो था, जो बिल्कुल बैक साइड पे था फ्रंट पेज के, वो वैल्यूज बिल्कुल सेम थी। तो ऐसा कुछ होता है कि मतलब चेंज ऑफ लैटिट्यूड से हमारी करेक्शंस पे चेंज आता है या रिफ्रैक्शन देखो में चेंज एक आता एक है? एक बात पे समझाता हूँ, हर साल कुछ कुछ हल्के हल्के सी चेंजेस हो रहे हैं, ये बात सही है। देयर यस इज सर। नथिंग कांस्टेंट इन दिस यूनिवर्स आल्सो, नथिंग इज कांस्टेंट, एवरीथिंग इज चेंजिंग। चेंज या तो स्लो है, या मीडियम है, या फास्ट है, सिर्फ इतनी सी बात है। सो द पॉइंट इज, ये जो डाटा है, जो डाटा हमारे को मिलता है, हमारे को उस डाटा पे काम करना है। वी नीड टू ऑपरेट ऑन दैट डाटा। अब वो डाटा एग्जैक्टली कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है, दैट इज बियॉन्ड आवर स्कोप। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। कल को जब हम जहाज पे जाएंगे, मान लेते हैं 2022 की बात करता हूँ, लेट्स से यू गाइस हैव गॉन ऑन 2022, तुम कौन सी एल्युमिनाय खोलोगे जहाज के ऊपर? 2022 की। अब मान लेते हैं तुम चीफ ऑफिसर बन गए 2025 में, 26 में, कौन सी एल्युमिनाय खोलोगे? जो जहाज पे होगी, जहाज पे कौन सी एल्युमिनाय होगी? 2025 की, 2026 की। तो यू विल बी गेटिंग अ डाटा एंड यू विल बी वर्किंग ऑन दैट डाटा, सिंपल, एंड सो ऑन। आई मेरी बात समझ में? सो देर इज नो, यस सर। there is nothing that you have to compare the two datas of 1992 और 2008 and come to the conclusion कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारा वो काम ही नहीं है, that's not our job। वही बात। So do यस not सर। apply all that thing is not required। खाली 2008 की जगह 92 की एल्बम या तो ले लो, फोटो कॉपी करा लो, डिजिटल फॉर्मेट में तुम्हें लगता है कि उससे काम चलता है, तुम उससे चला लो भाई, सिंपल फंडामेंट। क्योंकि मुझे मालूम है तुम सबके पास 2008 वाली एल्मनेक होगी, बट हमारा डीजी सेकंड मेट्स मास्टर्स, मास्टर में तो खैर नहीं है, सेकंड मेट्स में हम 92 की ही एल्मनेक और 92 के सारे पब्लिकेशन यूज कर रहे हैं अभी भी। सो हमें वही यूज करना है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि प्रीसी हैज गॉन टू 2008। पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें डाटा चाहिए, एक बुकलेट चाहिए जहां से हम डाटा ले सके, बस। ठीक है जी, यस सर। आगे बढ़े। यस सर। किसी और का कोई डाउट? चल, तो मैं अपने नोट शेयर कर और रहा हूँ। उसमें भी लेट, ना सर वैल्यूज में कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है, जैसे 1992 या 2008 की है तो थोड़ा सा हार्डली कोई पॉइंट्स का चेंज आता है सर बस। बिल्कुल सही बात है। मेरा पॉइंट ये है कि हमें उसको सोचना भी नहीं है, समझना भी नहीं है। हमारे पास तो जहाज पे एक बुकलेट होनी है, जो लेटेस्ट होगी उससे डेटा लेके हमने काम करना है, सिंपल सी बात है ना, लॉजिकल सी बात। ये मेरा यस सर, पॉइंट है। उस दिन की है ना, तो उसी दिन की वैल्यू देखेंगे ना सर। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। हाँ जी, पीछे का देखिए क्या है इसका रिफ्रैक्शन, ये हमने कर दिया था कल, वी हैव डन दिस पार्ट। हाँ जी, नोट्स बनाइए। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो पहली लाइन में लिखी हुई है, कि हम जब बॉडीज की बात करते हैं तो हम हमेशा बॉडी के सेंटर की बात करते हैं। क्योंकि अगर तुम्हें थोड़ा सा याद हो, जब मैंने शुरू में इक्विनॉक्शियल सॉरी होराइजन सिस्टम स्टार्ट करवाया था, तो उसमें ट्रू ऑल्टीट्यूड की एक डेफिनेशन लिखवाई थी, जो हमने कल भी देखी थी। उसमें एक वर्ड यूज किया होता, सेंटर ऑफ द बॉडी।
इसीलिए क्योंकि हमें सेंटर ऑफ द बॉडी तक पहुंचना होता है, हमारी डेफिनेशन ये कहती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है, इसीलिए सेमी डायमीटर का कॉन्सेप्ट हमें लाना पड़ा। देखिए कैसे। अब क्योंकि हमारे अर्थ के सबसे नजदीक, आई एम यूजिंग दिस वर्ड, ये समझना ध्यान से, हमारे अर्थ के सबसे नजदीक में चंद्रमा है। द मून इज द क्लोजेस्ट टू अस। सो एंड द सन इज वेरी बिग एंड वेरी फार, बट बोथ लुक्स टू अस एज ए डिस्क ऑब्जेक्ट। वो एक बड़ी तस्तरी से दिखाई देते हैं हमारे को, जबकि जो प्लैनेट्स और स्टार्स हैं वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से दिखाई देते हैं। तो सेमी डायमीटर ऑफ स्टार्स और सेमी डायमीटर ऑफ प्लैनेट की हम ज्यादा बातचीत नहीं करते, नॉट रिक्वायर्ड इन अ सेंस। बट क्योंकि चंद्रमा, मून एंड सन लुक्स लाइक अ फ्लैट डिस्क, अ बिग राउंड सर्कल, so we need to talk about the semi diameter of moon and sun. हाँ जी, आगे बढ़ा दूं? सर 1 मिनट सर। रहती थी। चलो पीछे, अरे लो मालिक, थोड़ी स्पीड बढ़ा लो यार, हल्की हल्की सी। सर ठंड तो हाथ धीरे धीरे चल रहा है। सही बात है। हो गए सर। आगे कर दो। यस सर। ठीक है। क्योंकि हमारे को सेंटर ऑफ द बॉडी तक पहुंचना होता है बाय डेफिनेशन, लेकिन हम मून का सेंटर और सन का सेंटर एग्जैक्टली लोकेट नहीं कर सकते। बट हर बॉडी का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, नॉट नीचे वाला हिस्सा, क्या बोलूं उसको, नीचे वाली एज होती है, तो नीचे वाली एज को कहते हैं लोअर लिम्ब और ऊपर वाली एज को कहते हैं अपर लिम्ब। तो हम या तो जब साइट लेते हैं, लोअर लिम्ब को विजिबल होराइजन पे उतारते हैं या अपर लिम्ब को विजिबल होराइजन पे उतारते हैं, और फिर क्योंकि हमारी डेफिनेशन कहती है कि सेंटर तक की बात है, तो हम उस पे जो पूरा डायमीटर होता है बॉडी का, उसकी जगह आधा लगा करके अकॉर्डिंगली लोअर लिम्ब या अपर लिम्ब के हिसाब से 1 सेमी डायमीटर, हाफ डायमीटर, 1 रेडियस लगा करके कैलकुलेशंस करते।
हाँ जी, आगे बढ़ा दूं? एक So 1 सेकंड। minute. So I'll be showing a diagram now where you will be able to understand much better exactly क्या सिस्टम है। तो मान लेते हैं आसमान में जहां पर कोई ऐसी बॉडी दिखती है, ऐसी बॉडी मतलब हम सिर्फ सूरज और चांद की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द सन एंड मून ओनली एट दिस मोमेंट। देयर इज एन अपर लिम्ब, देयर इज एन अपर एज ऑफ द बॉडी लाइक दिस। तो ऊपर वाला जो एज है उसको अपर लिम्ब कहते हैं, और जो नीचे वाला एज होता है उसको लोअर लिम्ब कहते हैं। एंड लेट्स से दिस इज द होराइजन व्हिच इज डाउन बिलो। ये हमने अपनी कैलकुलेशन करी, यानी कि लोअर लिम्ब को होराइजन पे उतारा। तो दिस इज द एंगल व्हिच हैज कम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हाइट जो है। और इस पे हमारे को अगर ट्रू ऑल्टीट्यूड तक पहुंचना है तो हमारे को सेंटर तक पहुंचना है, एंड दिस इज द एंगल इट्स। So this is the correction for semi-diameter which we need to apply to get to the true altitude of the body, specifically sun and moon only. सर ये जो ट्रू ऑल्टीट्यूड का एंगल जो मेजर हो रहा है, इसका सर ये बेस सी लेवल है और हाइट ऑफ आई है। क्या मतलब समझा नहीं? सेमी डायमीटर का जो एंगल है, नहीं सर, हाँ जी सर, ट्रू ऑल्टीट्यूड का ये जो एंगल मेजर किया है, जो रेड हाँ एरो शो कर रहा है हाँ हाँ, सर, एक तो हमारी एक साइट है, साइट ऑफ लाइन ऑफ साइट है, हम्म, और दूसरा सर ये जो बेस है ये हमारा होराइजन है कि हमारा हाइट ऑफ आई से है। हाँ। देख, ट्रू ऑल्टीट्यूड की जो डेफिनेशन है बेटा हमारी, वो है रैशनल होराइजन पे। क्या ये बात सही है? जी सर। है ना? एक्चुअली में ट्रू ऑल्टीट्यूड जो है वो रैशनल होराइजन की अंडरस्टैंडिंग है, और रैशनल होराइजन जो है वो सेंटर ऑफ द अर्थ से पास करता है। तो ये जो होराइजन इसने बना रखा है एट दिस मोमेंट, इट इज टॉकिंग अबाउट रैशनल होराइजन व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है सर, ठीक है। बट जब मैंने अभी बात की थी कि हम जब साइट लेते हैं तो जो हमारा लोअर लिम है या अपर लिम है उसको हम विजिबल होराइजन पर उतारते हैं, करेक्ट? तो वो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि फिजिकली सिर्फ एक ही चीज हमें दिखती है, वो है विजिबल होराइजन। तो जब हम साइट लेते हैं तो लोअर लिम को या अपर लिम को विजिबल होराइजन पर ही उतारते हैं। वरुण, बात समझ में आई बेटा? सर फिर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो वो चीज गलत होगी ना? नहीं नहीं नहीं, वो दो अलग अलग बातें। एक है थ्योरी और एक है प्रैक्टिकल। समझ बात को, क्योंकि प्रैक्टिकल में विजिबल होराइजन है तभी तो इतनी सारी कनेक्शन लगाते हैं हम। आई बात समझे बेटा? हमारी थ्योरी कुछ और कहती है और प्रैक्टिकल कुछ और कहता है। प्रैक्टिकल से थ्योरी तक पहुंचने के लिए, प्रैक्टिकल से थ्योरी तक पहुंचने के लिए हमने करेक्शन लगाई है सारी। आई बात समझ में? जी सर।
अगर हमारी थ्योरी शुरू से ही विजिबल होराइजन की हमने बनाई होती फॉर एग्जाम्पल, तो फिर हम करेक्शन कम लगाते, लेकिन हमारी थ्योरी थी रैशनल होराइजन की, और फिजिकली हम देख नहीं सकते उसको, इसीलिए हमें करेक्शन लगानी पड़ी सारी। ठीक है, आगे बढ़ा दूं। ये हमने एल्मनेक में देखा था कि सन की सेमी डायमीटर की वैल्यूज हमें कहां से मिलेगी, वो मिलेगी डेली पेजेस ऑफ द एल्मनेक। मून की सेमी डायमीटर कहां मिलेगी, डेली पेजेस ऑफ द एल्मनेक। बट मून की सेमी डायमीटर की वैल्यू रोज की दी होती है, और सन की एक्चुअली में सन की मिडिल डेट के लिए दी होती है, बट वो पहले वाले दिन और तीसरे वाले दिन के लिए भी एप्लीकेबल होती है। सर थर्ड वाला पॉइंट समझा देना सर। थर्ड वाला पॉइंट बेटा ये है कि जो मून है वो नजदीक में है हमारे कंपेयर टू सन, क्या ये बात सही है? हाँ सर। तो मून क्योंकि नजदीक में है, तो उसकी डिस्टेंस हमारी रोज की चेंज हो जाती है तेजी से, ओके सर मूवमेंट की वजह से। है ना? तो इसकी वजह से जो उसका डिस्टेंस है वो रोज चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी रोज की जो सेमी डायमीटर की वैल्यू वो चेंज हो जाती है हल्की हल्की। हाँ सर, समझ गया सर, गॉट इट, थैंक यू सर। ओके, सर 1 मिनट सर। अच्छा पीछे रखूं? हाँ सर। सर अभी हम यहाँ पे डिस्टेंस के रिस्पेक्ट देख रहे हैं, लेकिन साइज में भी तो कितना फर्क है सन और मून के, तो उस हिसाब से तो उसका ज्यादा भी हो सकता है ना। नहीं 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 नहीं, मैं समझाता हूँ। बेसिकली हमने क्या माना है, एज अपियर टू अस, आई बात समझ में? यानी कि जो मून है वो हमें कैसा दिखाई देता है और कितना दिखाई देता है, फ्रॉम दी ऑब्जर्वर हु इज ऑन दी अर्थ, irrespective of the size, actual size of sun और actual size of moon, irrespective of that। अब लॉजिक क्या है, थिंक अबाउट इट। मून काफी नजदीक में है, काफी नजदीक में है, कंपेयर टू द सन इज वेरी फार, वेरी वेरी फार। अब क्योंकि मून नजदीक में है, जो चीज नजदीक में होगी वो कंपैरेटिवली बड़ी दिखाई देगी, है ना? सो लॉजिक वही है, बट हमने क्या माना है, दोनों को, हम अर्थ पे बैठा हुआ हमारे को चीजें कैसी और कितनी बड़ी, कितनी गोल, कितनी चौड़ी दिखाई देती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसा हमें दिखाई दे रहा है उसी के हिसाब से हमने सेमी डायमीटर की वैल्यूज को कैलकुलेशन में डाला है। इसमें खास बात यह है कि हमने ऑब्जर्वर को अर्थ की सरफेस की बजाय सेंटर ऑफ द अर्थ पे रख करके डिस्टेंस कैलकुलेट करी, प्लस ये जो सेमी डायमीटर की वैल्यू है वो इस हिसाब से कैलकुलेट करिए कि हमारा ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ द अर्थ पे बैठ करके ये देख रहा है, नॉट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये इंपॉर्टेंट है बस। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, आगे कर दूं?
जो सेमी डायमीटर की कैलकुलेशन है वो इसी फॉर्मूले से हम निकालते हैं बेसिकली, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पर हमें इससे कुछ खास नहीं करना है इस फॉर्मूले से, हमें बस एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि सेमी डायमीटर होता क्या है, उसको अप्लाई कैसे करने हैं, और इम्पोर्टेंट ये है वो सेंटर ऑफ द अर्थ से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये हमारे को याद रखना है। क्यों? अभी जब मैं मून के बारे में डिटेल में बात करूंगा तब ये बात डिटेल में समझाऊंगा कि इससे क्या फर्क पड़ा और मून की करेक्शंस क्यों ज्यादा बढ़ गई है। आगे बढ़ा रहा हूँ। सर 1 मिनट सर बस ये फॉर्मूला। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ जी, आगे करता हूँ। ये डेली पेज जो हमने कल देखा था एल्मनेक में, उसी का ये दिया हुआ है कि जो सेमी डायमीटर की वैल्यूज होती है वो डेली पेजेस में बॉटम पे दी होती है। ठीक है, दिस वी हैव सीन यस्टरडे ओनली। इसको मैं बाईपास कर रहा हूँ, ये हम कर देख चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस, सो आई एम जस्ट बाईपासिंग इट। पैरेलैक्स की बात कर रहे हैं बेसिकली, द आइडिया इज पैरेलैक्स। ये जो फर्स्ट लाइन में पैरेलैक्स के स्पेलिंग है वो गलत है, ई नहीं होता है, ए ही होता है, गलती से लिखा हुआ है, करेक्ट कर लेना प्लीज। सर ये एक बार पीछे वाला स्लाइड दिखा सकते हैं प्लीज? पीछे वाला
अच्छा, 1 मिनट अरे बच्चे खत्म कर लिए सबने? नो सर नहीं सर। अच्छा कोई नहीं, एक बार ये खत्म कर लो, फिर इसको पीछे वाला साइड भी दिखा देता हूँ। एक ब्रेक भी ले ले। यस सर। हाँ सर प्लीज। है ना, एक ब्रेक ले लेते हैं, ताकि किसी को नाश्ता वाश्ता करना हो या कुछ और करना हो तो वो कर लेगा। ठीक है, चाय वाय पी लेना, और फिर मिलते हैं। इसी पे खत्म कर रहा हूँ अभी की क्लास, मैं खत्म कर रहा हूँ, मतलब टेकिंग अ ब्रेक नाउ, एंड सी यू आफ्टर 15 अंतर्यामी है मिनट। सर आप। यार सेकंड में तो हमने भी किए हैं, कितनी बार बताया मैंने तेरे को ये बात। सही बोल रहे हैं सर। नहीं, लॉजिकल सी बात है। तो आदमी को अपने दिन भूलने नहीं चाहिए ना। ये होता है। ठीक है, ओके चलो मैं पीछे थैंक कर यू। रहा हूँ, बाकी लोग जा सकते हैं ब्रेक पे। जिसने पीछे वाला बोला था उसको साइड दिखा रहा हूँ। ये वाली साइड देखने दी बेटा, वरुण। जी सर, ये वाली ओके। ओके सर। ठीक है, चलो यहाँ ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
Good morning, class. Please switch on your camera. Okay, switch off your camera now. Thank you.
काशी इधर आ। हाँ जी, सब लोग आ गए। हाँ जी, सब लोग आ गए हैं या अभी बाकी है? स्टिल ऑन ब्रेक। यस सर, आ गए। ओके सर। ओके, यस सर। सब लोग आ गए हैं भाई। एवरीबॉडी इज बैक। यस सर। पवनदीप सिंह, हाँ जी सर। तेरी आवाज नहीं आई आज, क्या बात है? मैं तो बोल रहा था सुबह। हाँ जी, इधर ही बोला है था? सर। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मैं तेनू मिस करता पे ऐसी, मैं तेनू याद कर ली। ओके सर। चलो, so I'm sharing my slides back. Let's make the notes further. ये लास्ट स्लाइड के नोट्स हमने बनाए थे, पैरालैक्स इन ऑल्टीट्यूड एंड दी हॉरिजॉन्टल पैरालैक्स। आगे बढ़ा रहा हूं। तो जो बॉडी जितना नजदीक होती है उतना ज्यादा उसका पैरालैक्स होता है। सो मून सबसे क्लोजेस्ट है हमारे, फिर प्लैनेट्स हमारे नजदीक में है, फिर सन हमारे नजदीक में है, और सबसे दूर में हमारे स्टार्स हैं। तो पैरालैक्स की करेक्शन सबसे ज्यादा मून की होती है, थोड़ी सी
प्लैनेट्स की होती है और बहुत थोड़ी सी सन की होती है और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है स्टार्स के लिए। सर ये चीज थोड़ा क्लियर नहीं होगा कि ऐसा क्यों, साइज मतलब अलग बड़ा अलग सिंपल क्यों है? फंडामेंटल है, बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है। ऐसा मान कि कोई चीज जो हमारे नजदीक में होगी, लेट्स से तो टेबल पे बैठा हुआ है या बेड पे है? यस सर। नहीं, टेबल पे ही हूँ सर। टेबल पे है, बेड पे है? टेबल पे। टेबल। मान ले कोई चीज तूने टेबल पे रखी हुई है, कहीं पर भी रख दे टेबल पे। अब उसको यस। जहां भी बैठ करके भी देख रहा है, फॉर एग्जाम्पल यू आर लुकिंग एट दैट पर्टिकुलर थिंग वेर एवर यू आर सिटिंग एट दिस मोमेंट, और फिर थोड़ा सा लेफ्ट साइड में हो करके उसको देखेगा, सपोज थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, थिंक अबाउट इट, तो देयर विल बी एन एंगल। यस सर। इनिशियल लाइन ऑफ साइट और नाउ लाइन ऑफ साइट में एक एंगल बनेगा छोटा सा, यस सर। सही है कि नहीं? अब यही चीज को उठा के जहां पर भी अभी जो तेरा डिस्टेंस है, जहां पे तू बैठा हुआ था, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड यू एट दिस मोमेंट, मेक दिस डिस्टेंस 10 टाइम्स, इमेजिनेशन में कर कि अपने से बहुत दूर कर दे उस चीज को, 10 गुना ज्यादा डिस्टेंस पे। अब मुझे एक बात बता, जो ये पहले लाइन ऑफ साइट में एंगल था और जो तू थोड़ा सा लेफ्ट में गया उससे जो लाइन ऑफ साइट में एंगल पहले बना था और अब जो एंगल बनेगा, क्या वो एंगल काफी कम हो जाएगा? सर वो दिखने में कम होगा बट एक्चुअल में क्योंकि आर्क तो सेम ही रहेगी ना, तो एंगल तो सेम ही रहना चाहिए। बिल्कुल भी सेम नहीं रहेगी। थिंक अबाउट इट, इट्स नॉट पॉसिबल, एंगल रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि सर पैरेलैक्स का जो एंगल है, हम बॉडी सभी को तो हम सेलेस्टियल स्फीयर के ऊपर डाल रहे हैं ना, और जो एंगल है वो बन रहा है इन बिटवीन ऑब्जर्वर की आई और सेंटर ऑफ द बॉडी। तो जो हाइट है ऑब्जर्वर की और मतलब रेड सी लेवल से मतलब सेंटर से लेके ऑब्जर्वर की हाइट पे इफेक्ट करना चाहिए ना पैरेलैक्स को। अभी समझाते हैं बेटा, अभी समझाते हैं, अभी बात करते हैं, अभी समझ। एक सर साथ में थोड़ा पैरालैक्स का भी समझा दीजिएगा सर, उसकी डेफिनेशन को भी। अभी समझाता हूँ, पहले से समझाता हूँ, पहले से समझा रहा हूँ ये, और पहले से वो पूछा यार, ये खुल भी नहीं रहा, मेरा स्टक हो गया कुछ, एक सेकंड को फोन करो, क्या हो गया? और मान नहीं ये है ना, अर्थ के ऊपर ये सर्वर है, एक जो बॉडी यहाँ पर है फॉर एग्जाम्पल, और ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, सही है? ये जो एंगल है इसको हम पैरेलैक्स कह रहे हैं। वरुण पटनी, क्या ये बात सही है? यस सर। सही है ना? अब मान लेते हैं इसी चीज को मैं थोड़ा सा दूर ले जाऊं, थोड़ा सा छोटा पड़ेगा मेरे को, बोर्ड समझने की जरूरत है बस। ये एंगल जब ये बॉडी दूर होगी, ये एंगल छोटा नहीं हो जाएगा? ये डिस्टेंस बढ़ नहीं गया? तो हाउ कैन दिस एंगल बी सेम? ये और दूर ले जाऊंगा तो और डिस्टेंस छोटा हो जाएगा, और एंगल छोटा हो जाएगा।
वरुण पटनी, मेरी बात समझ रहा है बेटा? यस सर। लॉजिक समझ में आया कि जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना एंगल छोटा हो जाएगा। तो यस सर, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा जब, हाँ, तो पॉइंट ये है कि जब जितना दूर होती जाएगी चीजें मेरे से, उतना ज्यादा ये एंगल छोटा हो जाएगा। जितना एंगल छोटा हो जाएगा उतनी पैरेलक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो मून जो कि सबसे क्लोजेस्ट टू मी है, उसकी जो वैल्यू है वो पैरेलक्स की सबसे ज्यादा है, बिकॉज इट इज क्लोजेस्ट टू मी। दैट इज द पॉइंट। पूरी बात समझ में आई? सर लेकिन यस हम बॉडी सबको तो सेलेस्टियल स्फीयर पे डाल रहे हैं ना, कैलकुलेशंस के लिए, सभी के लिए। एक बात मैं समझाता हूँ। दो फिलॉसफी है। एक ये है कि सारी जो बॉडीज हैं वो सेलेस्टियल स्फीयर पे सतह पर है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने इमेजिनेशन पहले किया था कि एक सेलेस्टियल एक डोम है, उस पे सारी बॉडीज चिपकी हुई है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो सारी बॉडीज का डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ शुड बी सेम। क्या ये बात सही है? यस सर। बट ऐसा तो नहीं है। रियलिटी इज नॉट लाइक दिस। यस नो, है ना? हमने वो इमेजिनेशन क्यों की थी? अभी भी अगर तू थोड़ा सा इमेजिनेशन कर, रात के वक्त एक आसमान में देखने की कोशिश कर। लेट्स से रात के 2 बजे का टाइम है। हैव अ लुक ऑन द स्टार्स, ऑन द स्काई। हमारे को अपनी नेचुरल आई से हम किसी के बीच में भी डिस्टेंस की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि कौन छोटा दिख रहा है, कौन थोड़ा बड़ा दिख रहा है, कौन कम ब्राइट दिख रहा है, कौन ज्यादा ब्राइट दिख रहा है। लॉजिकली जब हम नेकेड आई से आसमान की तरफ देखते हैं तो हमारे को सारी चीजें एक ही डिस्टेंस पे दिखाई देती है। यही इमेजिनेशन से हमने सेलेस्टियल की कल्पना की, लेकिन रियलिटी वो नहीं है। आई बात समझे बेटा? रियलिटी में हमारे को मालूम है कुछ चीजें हमारे नजदीक हैं, कुछ चीजें दूर है, कुछ चीजें काफी दूर है। आई बात समझ में? तो जो रियलिटी है, पैरेलक्स इज दैट रियलिटी। वो रियलिटी के हिसाब से जितनी ज्यादा दूर हो जाएगी उतनी ज्यादा उसका एंगल छोटा हो जाएगा, उतनी उसकी करेक्शन कम होती चली जाएगी। So moon is closest to Earth, so the correction for parallax for the moon is the maximum. आई कुछ बात समझ में? यस सर। बस वही था कि मतलब हम बाकी कैलकुलेशंस के लिए जब भी हम और कोई कैलकुलेशन करते हैं उसमें हमने बॉडी को सेलेस्टियल स्फीयर पे रखा है, लेकिन जब हम पैरेलक्स के टाइम पे आते हैं तो हम उसको बॉडी को हम सेलेस्टियल स्फीयर पे नहीं डाल रहे, तो वही थोड़ा कंफ्यूजिंग कर रहा था। बेसिकली क्या बात है, देख मैं समझाता हूँ। पहले हम एक थ्योरी बनाते हैं, एक इमेजिनेशन बनाते हैं। उस इमेजिनेशन से कुछ हद तक आगे बढ़ जाते हैं। फिर जब कुछ हद तक आगे बढ़ जाते हैं तो हमें प्रैक्टिकलिटी में लाने के लिए कुछ चीजों को मॉडिफाई करना पड़ता है। आई बात समझ में? तो शुरू की थ्योरी के लिए फॉर एग्जांपल लेट्स से हमने तुम्हारे को वो सिखाया था प्लेन सेलिंग, याद आ रहा है? यस सर। जब प्लेन सेलिंग सिखाया हमने तो एक इमेजिनेशन करी कि अर्थ की जो डिस्टेंस है वो 600 नॉटिकल माइल से ज्यादा नहीं होगी, तो जो अर्थ का की गोलाई है उसको हम स्ट्रेट लाइन मान लेंगे। क्या ये बात सही है? यस सर। तो हमने एक इमेजिनेशन करी, उस इमेजिनेशन के कुछ हद तक गए। कुछ हद तक जाने के बाद हमें समझ में आया कि ये लॉन्गर डिस्टेंस के लिए काम नहीं करेगा। इसी बात को समझते हुए हमने एक नई चीज इजाद करी, मर्केटर सेलिंग, है ना? सो हम पहले एक थ्योरी बनाते हैं, एक इमेजिनेशन करते हैं और कुछ हद तक पहुंच जाते हैं। जब कुछ हद तक पहुंच जाते हैं तो फर्दर आगे जाने के लिए हमें दिक्कत आती है। जब दिक्कत आती है तो फिर हम उसको मॉडिफाई करते हैं। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इन एवरी थ्योरी, एवरी एजुकेशन। कोई बात समझ में आई? बट अल्टीमेटली हमारी जो ये पूरी थ्योरी है वो फाइनली हमारे को रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है, तो हम उस थ्योरी को सही मान लेते हैं। यानी कि जो भी हम थ्योरी अभी पढ़ रहे हैं उसको जब प्रैक्टिकलिटी में उतारेंगे, रियल सेक्सटेंट कैलकुलेशन करेंगे जहाज के ऊपर और उससे अपनी पोजीशन निकालेंगे, तो अगर एग्जैक्टली वो 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, 1 माइल के दायरे में हमें मिल जाती है, क्योंकि स्किल का भी काम होता है,
तो हम कहते हैं हाँ हमारी जो थ्योरी है वो अपने आप में संपूर्ण है, वी कैन रिलाई ऑन दैट थ्योरी। आई बात समझ में वरुण? यस सर। हाँ जी सर और एक था कि जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में पैरालैक्स की हम सेंटर ऑफ द अर्थ और ऑब्जर्वर एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, हम इसमें हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर भी अकाउंट में ले रहे हैं ना सर? देखो ऐसा है, दो बातें। लॉजिकली मान लेते हैं मेरे ऑब्जर्वर की हाइट है 2 मीटर, फॉर एग्जांपल, समझाने की बात कर रहा हूं मैं, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो बॉडी तक जा रहा है कितने मीटर्स का होगा जरा बता? मिलियंस में ही होगा सर। मिलियंस में होगा। तो ये 2 मीटर की क्या वैल्यू है? लॉजिकल सी बात है ना। अब यस सर। अब 2 मीटर के बजाय मैं इस ऑब्जर्वर को 20 मीटर कर दूं जहाज के ऊपर, मैं इस ऑब्जर्वर को 40 मीटर कर दूं जहाज के ऊपर, इसको 60 मीटर कर दूं जहाज के ऊपर, इससे ज्यादा की वैल्यू जाएगी नहीं, उसकी भी Yes, क्या sir. वैल्यू है ना, लॉजिकली। सो द पॉइंट ये है कि हमारी जो कैलकुलेशन है, वो जो हाइट ऑफ आई की कैलकुलेशन है वो हमने डिप में यूज कर ली है, वी हैव यूटिलाइज्ड इनटू द डिप। एट द सेम टाइम जब हम हॉरिजॉन्टल पैरालैक्स की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द पैरालैक्स वी डू, हम बात कर रहे हैं तो वो ऑब्जर्वर की आंखों से जाता है, तो हाइट ऑफ आई उसमें इंक्लूड होती है। एंड दिस एंगल जो सेंसिबल होराइजन पे बनता है एट व्हेन द बॉडी इज एट द होराइजन, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल पैरालैक्स। किसने पूछा था बीच में हॉरिजॉन्टल पैरालैक्स के बारे में? तो ये जो है वो पैरालैक्स है, और जब बॉडी सेंसिबल होराइजन पे होती है, ये जो एंगल बनेगा इसको हॉरिजॉन्टल पैरालैक्स कहते हैं। ठीक है, चलो स्लाइड्स पे चल रहा हूं। मतलब सर जब अगर बॉडी जेनिथ पे हुआ तो पैरालैक्स 0 हो गया ना मतलब? बिल्कुल जीरो हो गया, जेनिथ पे पैरालैक्स इज जीरो, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये स्लाइड पे भी तो लिखा हुआ आ रहा है बेटा, ये स्लाइड बना ली थी तुम लोगों ने? हाँ जी सर, लिख ली। लिख ली? इसमें हाँ लिखा हुआ ना, the parallax reduces with altitude, it is greatest when the body is at the horizon। यानी कि जैसे मैंने अभी डायग्राम बनाया था बोर्ड के ऊपर, हॉरिजॉन्टल पैरालैक्स पे सबसे ज्यादा होता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे पैरालैक्स रिड्यूस हो जाता है, और जब बॉडी जेनिथ पे होगी, एकदम सर के ऊपर होगी, तब बॉडी का उस वक्त पैरालैक्स जीरो हो जाएगा। हाँ जी, आगे कर दूं। हॉरिजॉन्टल पैरालैक्स ऑफ मून की कैलकुलेशंस हमारे को डेली पेजेस पे दी होती है हर घंटे के हिसाब से, जैसा कि कल हमने देखा था।
और क्योंकि मून हमारे सबसे क्लोजेस्ट में है, इसीलिए हम हॉरिजॉन्टल पैरेलल्स की बात सिर्फ मून में करते हैं और किसी और में नहीं करते। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ा रहा हूँ। ये जो हॉरिजॉन्टल पैरेलल्स ऑफ द मून अबाउट 1 डिग्री लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में 57.3 मिनट्स होता है, बट तकरीबन 60 मिनट्स मान सकते हैं उसको 1 डिग्री के बराबर। एंड 0.2 मिनट्स फॉर द सन। सन के लिए काफी कम होता है। और कल हमने एक नूरिस टेबल में एक पेज देखा था 415 वाला तुम्हारी वे और 453 453 इन माय बुकलेट, जहां पर हमने पैरेलल्स ऑफ सन कहां पे दी होती है ये हमने देखा था। अगर थोड़ा सा याद हो, मैक्सिमम वैल्यू उसकी 0.2 की थी, 0 भी थी, 0.1 भी थी प्लस में, और मैक्सिमम 0.2 थी। और स्टार्स के केस में क्योंकि सबसे ज्यादा दूर है, द एंगल इज ऑलमोस्ट नील, देयर इज ऑलमोस्ट जीरो एंगल, so it doesn't matter in the case of the star. थोड़ा सा और समझते हैं, यही बात जो मैंने बोर्ड पे बनाई थी। दिस इज पैरेलक्स एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल पैरेलक्स। डायग्राम बना लो। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है कि जो सेमी डायमीटर्स की वैल्यूज हमारे को नॉटिकल एल्मनेक के डेली पेजेस पर दी हुई है, वो इस हिसाब से दी हुई है, ये मान करके हमारा जो ऑब्जर्वर है वो सेंटर ऑफ द अर्थ पर बैठ करके देख रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। वो सरफेस पे मान करके कैलकुलेशन नहीं की गई है, वो सेंटर ऑफ द अर्थ पे हमारा ऑब्जर्वर है, इस हिसाब से की गई है। और ये इसलिए की गई है क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट था रैशनल होराइजन का, और रैशनल होराइजन का जो कॉन्सेप्ट है वो सेंटर ऑफ द अर्थ है, इसीलिए सारी चीजें सेंटर ऑफ द अर्थ पर कैलकुलेशन में लाई गई। तो ये जो ब्लैक लाइन बनी हुई है जो सेंटर से जा रही है, वो रैशनल होराइजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ओ एस ब्लू कलर की लाइन है, ओ एस, वो सेंसिबल होराइजन है। हाँ जी, सबने बना लिया, आगे बढ़ाऊं? बना रहे हैं सर। ओके। ओके सर। ये जो फॉर्मूला अभी अभी अपीयर हुआ है स्क्रीन पर, ये जो कैलकुलेशन है, पैरेलक्स इन ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल पैरेलक्स इनटू कॉस एपरेंट ऑल्टीट्यूड, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे सिर्फ मून की
पैरेलैक्स कैलकुलेशन के लिए। क्या मतलब है इस बात का? कल जब हमने नूरीज टेबल में 415 वाला पेज खोला था, एक बार खोल लो प्लीज, ओपन दैट सब लोग, प्लीज गो टू दी नूरीज टेबल पेज नंबर 415, हैव अ लुक। वहां पर पैरेलैक्स ऑफ सन की कैलकुलेशंस दी हुई है। हाँ जी, सब लोग देख पा रहे हैं? हाँ सर। अब मुझे बताओ, इस पेज पे पैरेलैक्स ऑफ मून की कैलकुलेशन कहां दी हुई है? सन की तो हमारे को मिल गई, लेकिन मून की कहां दी हुई है? मून की नहीं दी हुई है। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। क्योंकि मून की कैलकुलेशन नहीं दी हुई है, तो पैरेलैक्स तो मून में सबसे ज्यादा लगता है। तो मून की पैरेलैक्स की वैल्यूज हमें चाहिए करेक्शन लगाने के लिए। वो करेक्शन लगाने के लिए जो वैल्यूज पैरेलैक्स की हमारे को चाहिए, वो हमारे को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। हॉरिजॉन्टल पैरेलैक्स इनटू कॉस ऑफ एपरेंट ऑल्टीट्यूड। हॉरिजॉन्टल पैरेलैक्स की वैल्यू डेली पेजेस में हर घंटे के हिसाब से दी हुई है, वहां से वो पिकअप करेंगे। और एपरेंट ऑल्टीट्यूड तो हमारे को मालूम है। इस फॉर्मूले को यूज करके जो वैल्यू पैरेलैक्स इन ऑल्टीट्यूड की आएगी मून के लिए, वो वैल्यू हम यूज कर लेंगे अपनी करेक्शन लगाने में मून के लिए पैरेलैक्स की। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। सर एक टेबल दी हुई है इसमें सर, रिडक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल पैरेलैक्स, ये सर लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग देके रखा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। मैं अभी सर। क्या बात कर रहा हूँ, हाउ टू अप्लाई हॉरिजॉन्टल पैरेलैक्स। क्या ये बात सही है? यस सर, आप बता रहे हो डेली पेजेस से ले लेंगे हम उसको। डेली पेजेस से लेंगे, यस और डेली पेजेस से एचपी की वैल्यू पिकअप करके इस फॉर्मूले में लगा के पैरेलैक्स निकाल लेंगे। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। ठीक। अभी के लिए रिडक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल पैरेलैक्स को थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं, कोई दिक्कत? नो सर, ठीक है सर। ठीक है, आई विल कम टू दैट। ये हॉरिजॉन्टल पैरेलैक्स में जो क्या हुआ है, रिडक्शन ऑफ मून हॉरिजॉन्टल पैरेलैक्स, वो क्या चीज है? आई विल कम टू दैट, बट थोड़ी देर बाद आता हूं। आकाश जी, ओके? यस सर। यस सर, ओके। दूसरी बात, चल तो मैं पूछ लिया था, मैं हल्का सा बताया था। ये जो रिडक्शन ऑफ द मून्स हॉरिजॉन्टल पैरेलैक्स है, ये हमारे को यूज करनी पड़ेगी, कर सकते हैं जब एक्सट्रीम एक्यूरेसी की जरूरत है ना? एक बारी ये वैल्यूज पर आकाश, हैव अ ओके लुक सर, हाउ स्मॉल एक दीज मिनट। वैल्यूज आर। यस सर, बहुत ही सर, बहुत 10 छोटी डिग्री है। 20 डिग्री 30 डिग्री के लिए तो ऑलमोस्ट जीरो ही है। एग्जैक्टली। तो अगर हमारे को बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के कैलकुलेशंस करनी होंगी, तब हम इस टेबल पे आकर मून्स रिडक्शन इन द मून्स हॉरिजॉन्टल पैरेलैक्स अप्लाई करते हैं, अदरवाइज हम नहीं करते। कहने का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल पैरेलैक्स की वैल्यू होती है लेट्स से 57.3। आकाश इसी पेज पे रही हो। 57.3 में से अगर मैं 0.2 माइनस कर दूंगा, तो क्या वैल्यू बचेगी मेरे पास? 57.1। 57.1। और वो वैल्यू अगर मैं कॉस एपरेंट एल्टीट्यूड वाले फॉर्मूले में लगाऊंगा इसी पे, तो कितना फर्क पड़ेगा पैरेलैक्स में? हार्डली एनी। यस सर। हार्डली एनी। तो जो रिडक्शन ऑफ द मूव्स हॉरिजॉन्टल पैरेलैक्स की वैल्यूज यहां दी हुई है, वो हम जनरली यूज नहीं करते हैं अपनी कैलकुलेशंस में। अभी जो सेकंड मेट की पढ़ाई हम कर रहे हैं, बट वो हम कर सकते हैं अगर हमें एक्सट्रीम एक्यूरेसी की जरूरत पड़ेगी तो। सर इसमें एक चीज नहीं समझ में आ रही है। हाँ। जैसे इसमें फर्स्ट जो कॉलम है उसमें देके रखा हुआ है लैटिट्यूड, एंड आगे के जो 3 कॉलम है उसमें 54 मिनट, 58 मिनट एंड 62 मिनट के बारे में। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो सर ये ये एचपी हॉरिजॉन्टल, की वैल्यू, ये अच्छा एचपी अच्छा, की वैल्यू है। 54 मिनट इज दी एचपी वैल्यू, 58 मिनट इज दी एचपी वैल्यू, 62 इज दी एचपी वैल्यू। अगर Okay, हमारी वैल्यूज इन
के बीच में होगी तो हम इंटरपोलेट कर लेंगे। ओके सर, ठीक है। क्लियर होगी बात? यस सर, यस सर। वरना डाउट तो नहीं? अरे नहीं सर, ऐसे चलो अच्छी Yes, बात। sir. का पॉइंट ये है कि ये वाला जो टेबल है ये हम अभी अपनी कैलकुलेशन में यूज नहीं करेंगे। मुझे ठीक है बस सर। ये बात बताओ कि हम ये यूज नहीं करेंगे अभी के लिए। ठीक है सर। ठीक है, चलो चले आगे बढ़े। यस और सर। ये जो एक और चीज, ये जो फॉर्मूला है parallax in altitude is equal to horizontal parallax into cos apparent altitude, इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन भी है जो बहुत कम सेकंड मिनट में आती है बट आती है, तो उसकी डेरिवेशन भी मैं करवाऊंगा। ठीक है, लो आएगी वो डेरिवेशन, चलो करवाई देते हैं, या एक बार इसको छाप लो फिर मैं समझाता हूं तुम्हारे को। काफी आसान डेरिवेशन है, वेरी वेरी इजी। कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं भी आती, वैसे तो बहुत कम आती है, इट्स वेरी लेस टाइम डेरिवेशन कम्स। पर अभी मैं इसको डेविएट करना नहीं चाहता हूं क्योंकि जो टॉपिक हम समझना चाहते हैं इस डेरिवेशन की वजह से हम आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं। तो पहले मुद्दा समझा लूं फिर मैं इस पे वापस आता हूं। ठीक है, सो अभी मैं इसको बाईपास कर रहा हूं, विल कम बैक टू दिस डेरिवेशन। ये डेरिवेशन कैसे होती है? बहुत छोटी सी डेरिवेशन है, बहुत स्मॉल, और कभी कभी एग्जाम में आती है, बहुत कम बट आ सकती है। विल टॉक अबाउट, विल कम बैक टू दिस। हाँ ये देखो, ये लिखो हॉरिजॉन्टल पैरेलैक्स इंपॉर्टेंट चीज है लेकिन ओनली फॉर मून। आगे बढ़ा दो सर, एक सेकंड करना सर। लिखा नहीं था सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी लिख रहे थे सर। हाँ जी हाँ जी। आगे बढ़ा दो। तो ये वही डेली पेजेस वाला पेज खुल गया, उसी में एचपी की वैल्यूज दी होती हैं जो हमने कल देखी थी। ठीक है, अब फाइनली कौन सी करेक्शन कौन सी बॉडी के लिए लगेगी उसका ये एक मैट्रिक्स बना हुआ है। ये मैट्रिक्स नोट कर लो, ये काफी इजी हो जाएगा जब हम करेक्शंस करेंगे। अब नाउ विल स्टार्ट अप्लाइंग द करेक्शन। वैसे एक चीज और रह गई है इसमें, अभी आती है, इसमें दिया कि चेक करना पड़ेगा। देयर समथिंग कॉल्ड ऑगमेंटेशन ऑफ द मून सेमी डायमीटर। बस एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है, ऑगमेंटेशन ऑफ मून, फिर हमारी थ्योरी खत्म हो जाएगी इसकी कि कौन कौन सी करेक्शन लगानी है, फिर हम देखेंगे करेक्शन कैसे लगानी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब इस पे थोड़ा ध्यान दो, मुझे बताओ सबसे कम करेक्शन किस पे लगी है? स्टार्स। सबसे कम करेक्शन स्टार्स पे क्यों लगी है? क्योंकि वो सबसे ज्यादा दूर है। क्या ये बात सही है? यस सर। ठीक, यस सर।
उसके बाद एक छोटी सी एक्स्ट्रा करेक्शन है जो प्लैनेट में वीनस और मार्स के लिए लगाते हैं, जो मैंने कल नहीं दिखाई थी, विल शो यू दैट। वो स्टार्टिंग वाले पेज पे रिफ्रैक्शन के अंदर ही दी हुई है, उसको बोलते हैं एडिशनल करेक्शन फॉर मार्स एंड वीनस। एडिशनल करेक्शन क्यों? हमारी अर्थ के आगे मार्स है, सॉरी वीनस है, नहीं मार्स है और पीछे वीनस है, एंड दे आर क्लोजेस्ट टू अर्थ, दैट इज व्हाई वी विल अप्लाई one small additional correction in the case of planets of Mars and Venus. उसके बाद करेक्शंस हैं सन की और मून की। सन की करेक्शंस फिर भी आसान है, मून की करेक्शन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, थोड़ी सी। बट ये एक मैट्रिक्स है जहां पे तुम्हारे को आइडिया मिल जाएगा कि हमें करना क्या है एक रफ कैलकुलेशन में टू स्टार्ट विद। बट फ्यूचर में अभी हम सारी ये इसको बोलते हैं इंडिविजुअल करेक्शंस, हाउ टू अप्लाई द इंडिविजुअल करेक्शन। तो अभी शुरू में हम इंडिविजुअल करेक्शंस अप्लाई करके सीखेंगे, बट फ्यूचर में यानी कि बस अगले हफ्ते से ही हम इंडिविजुअल करेक्शन लगाना बंद कर देंगे और टोटल करेक्शन के कॉन्सेप्ट पे मूव कर जाएंगे, जो कल अंकित भी पूछ रहा था। सो वी विल टॉक अबाउट इट कि वो टोटल करेक्शन भी कैसे लगाएंगे, एंड दैट इज वेरी इजी। बट शुरू में हम इंडिविजुअल करेक्शंस की बात कर रहे थे अब तक। क्या ये बात समझ में आ रही है? हटा दूं इसको? यस सर। सर ये जो वीनस और मार्स वाला है वो पैरेलैक्स ही है ना करेक्शन उसका? बेटा दो चीजें हैं, एक तो उसको पैरेलैक्स भी कहते हैं और फेज करेक्शन कहते हैं। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलैक्स एंड फेज करेक्शन। ठीक है, हमारे लिए हमने उसको कैसे याद रखना है? एडिशनल करेक्शन फॉर मार्स एंड वीनस कैन बी कॉल्ड एज, अभी के लिए एज पैरेलैक्स करेक्शन। ठीक है, ओके सर। आ गया, चलो ऑगमेंटेशन भी आ गई। ये इंपॉर्टेंट था, लास्ट टॉपिक जो इसमें रह गया था, जो मुझे बात करनी थी। जैसा मैं अभी बता रहा था कि जो सेमी डायमीटर की वैल्यूज होती है वो हमने ये मान करके कैलकुलेट की हुई है कि ऑब्जर्वर हमारा सेंटर ऑफ द अर्थ पर है। बट अगर हमारा ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ द अर्थ पे तो है नहीं, बट हमने तो माना है वो सेंटर ऑफ द अर्थ पे है, तो क्योंकि मून सबसे क्लोजेस्ट है, जब हमारा ऑब्जर्वर सरफेस ऑफ द अर्थ पे होता है तो जो सेमी डायमीटर की वैल्यू सेंटर ऑफ द अर्थ के हिसाब से दी हुई है वो एक्चुअली में नहीं होती है, डिफरेंस होती है। तो डिफरेंस की वजह से ही हमारे को जो मून का डिस्क है, मून की जो डिस्क है वो बड़ी दिखाई देती है। वी लुक ऑगमेंटेड, ऑगमेंटेड का मतलब बड़ा हुआ, ऑगमेंटेड डिस्क दिखती है। ड्यू टू दिस देयर इज समथिंग कॉल्ड augmentation correction for moon only, augmentation correction for moon only for the semi diameter of moon। क्या ये बात समझ में आई? अभी आएगी। यानी कि हमारा ऑब्जर्वर अर्थ पर है, अर्थ के सेंटर पर है, इसके हिसाब से जो टेबल्स में सेमी डायमीटर की वैल्यूज दी हुई है वो दी हुई है, बट हमारा ऑब्जर्वर तो वहां पे है नहीं। हमारा ऑब्जर्वर कहां पर है? सरफेस ऑफ द अर्थ पे। तो सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर जब हमारा ऑब्जर्वर है, तो जब ऐसा सिस्टम है, जब यहाँ पर मून है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट जैसे जैसे मून ऊपर बढ़ता रहेगा वैसे वैसे चीजें चेंज हो जाती हैं। तो ड्यू टू दिस चेंज वी नीड टू अप्लाई द ऑगमेंटेशन करेक्शन फॉर मून फॉर सेमी डायमीटर। डायग्राम बनाओ, अभी समझाता हूँ इसको भी, और बात करते हैं इसके बारे में। ओके सर। तो ऑगमेंटेशन करेक्शन
जैसे जैसे मून की हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ऑगमेंटेशन की करेक्शन बढ़ती जाएगी। ये ऑपोजिट टू पैरेलैक्स होता है। पैरेलैक्स के केस में जब होराइजन पे होती है बॉडी तो मैक्सिमम होता है। ऑगमेंटेशन के केस में जब होराइजन पे बॉडी होती है तो जीरो होता है। पैरेलैक्स के केस में जब बॉडी जेनिथ पे होती है तो जीरो होता है। ऑगमेंटेशन के केस में जब बॉडी जेनिथ पे होगी तो मैक्सिमम होगा। उल्टा है बस। ऑगमेंटेशन करेक्शन फॉर मून। बस ये खत्म करेंगे और फिर टॉपिक ड्रॉप डाउन करेंगे। फिर कल से इसकी प्रैक्टिकल करेंगे हम, न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे हमें करेक्शंस करनी है। आगे बढ़ा रहा हूं। नोट्स लिख लो। ये वही है जो मैंने अभी बोला था। अब जब मैंने बोल के समझाया है और अब जब लिखोगे तो अच्छी तरह बात समझ में आ जाएगी। हाँ जी, आगे कर दूं। 1 मिनट सर, लिख रहे सर। ओके। सर एक बार ही पिछली साइड बार डायग्राम दिखाना सर, स्क्रीनशॉट करना। अच्छा एक मिनट रुक बेटा, अभी दिखाता हूँ। ओके सर। हाँ जी, हो गया है सबका। यस सर, हो गया। यस एक सर। बार पीछे का डायग्राम दिखा रहा हूँ अंकित को, फिर वापस जाता हूँ, फिर अगली मिनट पे जाता हूँ। ठीक है अंकित बेटा, देख ले एक बार, स्क्रीनशॉट ले ले।
ठीक है, आगे बढ़ा रहा हूं। ये हमने कर लिया था। अगली स्लाइड, दिस इज द स्लाइड, राइट डाउन प्लीज। हाँ जी, आगे कर दूं? नहीं सर, लिख रहे। ओके, बस एक स्लाइड और है, बस दैट्स इट, वन मोर स्लाइड एंड दैट विल बी ओवर। तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, क्यों लिखने में टाइम जाएगा और 10 बजने वाले हैं। सो आई वांट टू फिनिश द क्लास एट 10। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़ा रहा हूँ, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। यस ये लास्ट स्लाइड है बस फॉर दिस टॉपिक। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लेना बस ब्रेक में whenever you comfortable, and that will finish the our theory for this particular topic। कल से हम सारी इंडिविजुअल करेक्शन इंडिविजुअल बॉडीज के लिए कैसे लगानी है वो सीखेंगे, एंड देन विल प्रोसीड फर्दर। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। सर, कल एक बार ऑगमेंटेशन बोर्ड पे करवा देना एक बार। हाँ, मैं समझाऊंगा इसको अभी, और थोड़ा जब हम जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे ना, तब ये बात समझ में आएगी थोड़ी सी। ये ऐसे में जितना मैं समझा लूँ नहीं समझ में आएगी। जब हम कैलकुलेशन करेंगे मून की, तब ये दो चीज समझाऊंगा, हॉरिजॉन्टल पैरेलैक्स की जो कैलकुलेशन है पैरेलैक्स वाली, वो उसकी डेरिवेशन, प्लस ये ऑगमेंटेशन ऑफ मून का क्या एग्जैक्टली मतलब है, जब मैं मून कराऊंगा तब बताऊंगा। ये दोनों चीजें तब अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, ओके चलो सर, भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय बाय। Thank you.